डियर स्टूडेंट्स, मैं अनीता मोदी आज आपको कीन्स की उत्पत्ति, रोजगार व आमदनी का सिद्धांत बता रही हूँ। आप लोग को सबको मालूम है कि जे.एम. कीन्स ने 1936 में एक अपनी बड़ी प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। इस पुस्तक में उन्होंने रोजगार का सामान्य सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उन्होंने बेरोजगारी के कारणों का अधिक व्यवस्थित व विस्तृत विवेचन पेश किया था, जो बाद में काफ़ी चर्चा का विषय भी रहा था। कीन्स ये मानते थे कि क्लासिकल अर्थशास्त्र के अनुसार अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार एक सामान्य अवस्था नहीं है, बल्कि अर्थव्यवस्था में ज़्यादातर साम्य पूर्ण रोजगार से कम स्थिति पर होता है, अर्थात बेरोजगारी की स्थिति में ही साम्य होता है। तो उन्होंने अपने मॉडल में समग्र मांग फलन और समग्र पूर्ति फलन की चर्चा की है। तो सबसे पहले हम इनके बारे में परिचित होते हैं। समग्र मांग फलन इस सरल मॉडल में न तो हम सरकार को ले रहे हैं और न ही विदेशी व्यापार को। इसके केवल दो भाग हैं, एक है उपभोक्ता वस्तुओं की मांग और दूसरा है निवेश वस्तुओं की मांग। इन दोनों में उपभोग व्यय का सकल घरेलू उत्पाद में अंश अधिक होता है। तो एग्रीगेट डिमांड इक्वल टू सी प्लस आई। एडी का मतलब है यहाँ एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, और सी है निवेश और आई है सी है उपभोग और आई है निवेश। फिर देखिए उपभोग फलन, सी इज फंक्शन ऑफ वाई, कि उपभोग है वो आय का प्रत्यक्ष और सीधा फलन है। वाई का मतलब है आय, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ेगी उपभोग बढ़ता जाएगा। फिर नीचे इक्वेशन देखिए, सी इज इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई। यहाँ पे जो 100 है वो स्वायत्त उपभोग है। स्वायत्त उपभोग वह उपभोग होता है जो कि आय के स्तर से स्वतंत्र होता है, अर्थात आय शून्य होने पर भी 100 रुपीज का उपभोग होगा। और 0.75 है वो MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बताता है, जो कि बराबर होती है डेल्टा C अपॉन डेल्टा वाई, अर्थात 1 रुपये से आय बढ़ने पर 75 पैसे उपभोग पे खर्च किए जाएंगे। इसे कहा जाता है प्रेरित उपभोग। यह आय के स्तर पर निर्भर करता है, अर्थात जैसे जैसे आय बढ़ती है प्रेरित उपभोग भी बढ़ता है। तो इसका मतलब कुल उपभोग इसका हो गया स्वायत्त उपभोग प्लस प्रेरित उपभोग। अब हम ये मान के चल रहे हैं स्वायत्त उपभोग कितना 100। नीचे टेबल दिखाई गई, वाई का मतलब है आय, सी का मतलब है उपभोग। जब आय 0 है तब भी उपभोग कितना है 100। आय बढ़कर 100 हो गई तो उपभोग कितना हो गया 175। 200 होने पर 250, मतलब 75 से उपभोग बढ़ता जा रहा है। इसको हमने रेखा चित्र के द्वारा भी प्रदर्शित किया है। एक्स अक्ष पर आय को दिखाया गया है और वाई अक्ष पर उपभोग को। आप देखिए ये उपभोग फलन है वो 100 से शुरू हो रहा है, अर्थात आय 0 होने पर भी उपभोग कितना होगा 100, और C इक्वल टू 100 प्लस 0.75 वाई। इसका जो स्लोप है उपभोग फलन रेखा का वो MPC उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति को बताता है। तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को बताई। आगे देखिए दूसरे तरीके से भी हम इसको अभिव्यक्त कर सकते हैं, y इक्वल टू C प्लस S। यहाँ S है वो सेविंग्स है। सेविंग्स क्या है? सेविंग्स इज द अनकंज्यूम्ड पार्ट ऑफ इनकम। आय का वह भाग जो खर्च नहीं किया गया, उपभोग नहीं किया गया है, वो क्या है? बचत। तो S इक्वल टू वाई माइनस सी। तो हमने ये रख दिया y माइनस सी की जगह क्या रख दिया 100 माइनस 0.75 वाई। तो S क्या हो गया -100 प्लस 0.25 वाई। तो ये 0.25 है वो उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति डेल्टा S अपॉन डेल्टा वाई को बता रहा है, जो किसके बराबर है 0.25। MPC प्लस MPS किसके बराबर होते हैं? 1 के बराबर होते हैं। यदि हमें एक भी चीज़ ज्ञात है तो हम दूसरी चीज़ को बता सकते हैं। यदि MPC 0.75 होगी तो MPS कितना होगा 0.25। और गुणक किसके बराबर होता है 1 अपॉन MPS या 1 अपॉन 1 माइनस MPC, अर्थात MPC जितनी अधिक होगी गुणक भी उतना ही ज़्यादा होगा। ये हमने चर्चा की है अभी समग्र मांग फलन की। हम देख रहे हैं समग्र पूर्ति फलन। समग्र पूर्ति फलन क्या है? अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कुल पूर्ति को बताता है। किसने समग्र पूर्ति फलन को ज्ञात करने के लिए किसका उपयोग किया था? क्लासिकल के उत्पादन फलन का उपयोग किया था, जो किस प्रकार से y इज फंक्शन ऑफ की एल। y का मतलब है अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का कुल उत्पादन, वो किसका फलन है? k है पूंजी का स्टॉक, l है श्रम की मात्रा।
के ऊपर हमने ये बार लगा रखा है, जो इस बात को बताता है कि अल्पकाल में हम पूंजी स्टॉक को स्थिर मान के चल रहे हैं। तो ये डायग्राम देखिए, इधर रोजगार की मात्रा दिखाई है एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर उत्पत्ति। कि जैसे जैसे हम रोजगार बढ़ाएंगे उत्पादन भी बढ़ता जाएगा पर घटती भी दर से। तो इसको एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन को हमने 45 डिग्री लाइन के रूप में भी अभिव्यक्त किया है। यह है AS = AE। AS एग्रीगेट सप्लाई किसके बराबर है? एग्रीगेट एक्सपेंडिचर के बराबर। तो ये 45 डिग्री की लाइन ये बताती है कि AD = AS है। और कीन्स ने क्या बताया है कि अल्पकाल में उपभोग स्थिर रहता है, इसलिए यदि हम रोजगार को बढ़ाना चाहते हैं तो हमारे पास एकमात्र विकल्प क्या है? निवेश बढ़ाने का होता है। तो निवेश बढ़ाकर ही अल्पकाल में रोजगार की मात्रा को बढ़ाया जा सकता है। अभी देखिए, हम लोग देख रहे हैं निवेश किस पे निर्भर करता है, निवेश को मोटिवेट करने वाले फैक्टर्स कौन से हैं। तो पहली चीज तो मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि यहाँ निवेश का अर्थ हमारा प्रचलित शेयर या प्रतिभूति आदि का क्रय करना नहीं है, बल्कि निवेश का मतलब है नई फैक्ट्री लगाना, मशीन आदि का निर्माण करना या खरीदना है। तो निवेश का मतलब समझ में आया आपको? नई फैक्ट्री, मशीन आदि का निर्माण करना, उसके हम निवेश या इन्वेस्टमेंट कहेंगे। कीन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में सबसे ज्यादा जो महत्व दिया है, किसको दिया है? निवेश को। उन्होंने माना है कि रोजगार निवेश की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात जब हम निवेश बढ़ाते हैं तभी रोजगार बढ़ सकता है। अब हम लोग देखना चाहते हैं कि निवेश कौन सी बातों पर निर्भर करता है या निवेश को कौन से तत्व प्रभावित करते हैं। तो कीन्स के अनुसार निवेश को प्रभावित करने वाले दो तत्व हैं। पहला है पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता और दूसरा है ब्याज की दर। तो हम लोग देखते हैं कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता क्या होती है। पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को हम सिंपल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं? लाभ की प्रत्याशित दर कर सकते हैं, मतलब एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। अब उन्होंने बताया कि पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को फिशर ने लागत पर प्रतिफल की दर भी कहा है, रेट ऑफ रिटर्न ओवर द कॉस्ट कहा है। कीन्स के अनुसार पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता MEC, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? मार्जिनल इफिशिएंसी ऑफ कैपिटल। तो MEC बट्टे की वह दर होती है जो पूंजीगत परिसंपत्ति के जीवन काल में वार्षिक संभावित प्रतिफलों के वर्तमान मूल्य को उसकी पूर्ति कीमत के बराबर करती है। ठीक है, तो मतलब बट्टे की वह दर होती है जो एक परिसंपत्ति के जीवन काल में जो भी वार्षिक संभावित होते हैं वो प्रतिफल उनके वर्तमान मूल्य को किसके बराबर करती है? उसकी पूर्ति कीमत या उसकी लागत या सप्लाई प्राइस के बराबर करती है। तो नीचे इक्वेशन में मैंने बताया है पूर्ति कीमत = Q1 / 1 + RM + Q2 1 + RM का होल स्क्वायर प्लस यहाँ Q क्या है? Q1 है पहले वर्ष में प्रत्याशित प्रतिफल, Q2 दूसरे वर्ष में। इस प्रकार से ये पूंजीगत परिसंपत्ति के संभावित प्रतिफलों को बताती है। प्रतिफलों को निकालने के लिए अन्य लागतें बिक्री मूल्य में से घटाई जाती है। RM क्या बताती है? पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता को सूचित करती है। आपको ये भी ध्यान रहना चाहिए Q1, Q2, Q3 आदि जो वार्षिक संभावित प्रतिफल है वो एक दूसरे से अलग अलग हो सकते हैं। और जब हम मान लीजिए MEC 10% है तो एक वर्ष बाद जो संभावित प्रतिफल 1100 रुपये है और दूसरे वर्ष में 2420 रुपये है, तो बाद में प्रतिफल शून्य हो जाता है। तो पूंजीगत परिसंपत्ति का वर्तमान मूल्य कितना हो गया? 3000 रुपये हो गया। हम यदि 2 वर्ष ही इसका मान के चले तो इसका मतलब ये है कि यदि परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत 3000 रुपये होती है तो पूंजी की सीमांत कार्यकुशलता कितनी मानी जाएगी? 10% दर, अर्थात MEC बट्टे या कटौती की वह दर है जिस पर वार्षिक संभावित प्रतिफलों का वर्तमान मूल्य उस परिसंपत्ति की पूर्ति कीमत के बराबर होता है। तो एक दी हुई स्थिति में सामान्य MEC उस विशेष परिसंपत्ति की सीमांत कार्यकुशलता को कहते हैं जो समाज के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो MEC के बारे में हमने बताया।
कि ये बट्टे की कौन सी दर होती है। ठीक है, अब एमएसी को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, इस पर तकनीकी परिवर्तन, दीर्घकाल में प्रभावपूर्ण मांग, युद्ध की संभावनाएं, कर भार, श्रम बाजार की परिस्थितियां, राजनीतिक परिस्थितियां आदि का प्रभाव पड़ता है और शेयर बाजार का भी प्रभाव इस पर पड़ता है। तो मैंने बताया एमएसी क्या होती है और कीन्स का एमएसी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह निवेश की प्रेरणा को प्रभावित करने वाला प्रथम तत्व होता है और दूसरा तत्व होता है ब्याज की दर, जिसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। तो बच्चों, आज मैंने आप लोगों को संक्षेप में बताया है समग्र मांग फलन क्या होता है और समग्र पूर्ति फलन क्या होता है। कल हम इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। धन्यवाद।